नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। आज की खास खबर में बात होगी अजमेर 92 के बारे में। चाहे आप इसे छाया चित्र कांड बोल लीजिए, चाहे आप इसे ग्रेट गैंग रेप स्कैंडल बोल लीजिए, चाहे आप इसे कुछ भी बोल लीजिए, जो कि एक जघन्य अपराध है जो कि अपनी मानवता की सारी हदों को पार करते हुए किया गया है। कई सारी लड़कियों की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी, जिसके अंदर 7 लड़कियों ने तो फांसी लगा ली अपने साथ में रेप होने के बाद में। एक एक लड़की के साथ में तकरीबन 8 से 9 लड़कों ने एक बार के अंदर गैंग रेप किया। और हर एक लड़की के साथ में तो मुझे नहीं पता, लेकिन 18 से 35 ऐसी लड़कियां थी जिनके ऊपर तकरीबन 7 से 8 बार गैंग रेप किया गया है। इतनी ज़्यादा मानवता को छीन छीन कर देने वाली ऐसी ये पूरी की पूरा आप ये कांड समझ लीजिए इसको एक तरीके से। लेकिन अब इसके बीच में क्या हो रहा है, आज इस केस को तकरीबन 31 साल हो चुके हैं और हमारी सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स, जो कि चाहे आप उसे गोदी मीडिया बोल लीजिए, चाहे पक्ष विपक्ष कोई सा भी मीडिया बोल लीजिए, मीडिया होता किस लिए? जनता को सच्चाई दिखाने के लिए कि उनके राजनेता या फिर उनके आसपास में क्या चल रहा है। लेकिन आजकल का मीडिया क्या करने में लगा हुआ है? हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है, किसी एक धर्म को बदनाम करने में लगा हुआ है। और कुछ और लोग ऐसे हैं जो किसी से राजनीतिक पार्टियों से जोड़कर देख रहे। लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनके साथ में ये सारा दुर्व्यवहार हुआ है? हर एक लड़की के साथ में तकरीबन 8 से 9 बार गैंग रेप होता है और उसके बाद में आप इसे हिंदू मुसलमान और साथ में किसी एक दरगाह से जोड़कर देख लेते हैं। लेकिन असल में था क्या ये सब कुछ? इन सब के बारे में बात करेंगे, आप बस अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार अजमेर 92 मामला है क्या पूरा। मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी है, कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों के बयान सुनने हैं, साथ में अजमेर में काम करने वाले और उस टाइम के जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनसे भी बातचीत की, उनके इंटरव्यू देखे पुराने, और कई सारे मीडिया हाउसेस की जो कि ऑथेंटिक है, जो मुझे लगता है कि एकदम सही है, उनके मैंने इंटरव्यूज देखे, उनकी बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी जिसके अंदर एनडीटीवी, प्रिंट और भी कई सारे मीडिया हाउसेस शामिल थे। हालांकि ये खुद इतने सच्चे नहीं हैं, लेकिन जो इन्होंने बताया है वो कहीं ना कहीं सच है। तो बात शुरू करते हैं, ये मामला शुरू होता कहाँ से? तो साल है 1990, अर्ली 1990s। उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। भैरों सिंह शेखावत, जो कि कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन असल में वो बीजेपी के क्या थे, मुख्यमंत्री थे राजस्थान के उस टाइम पे। जो लोग इसे कांग्रेस या फिर बीजेपी समझकर सोच रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए। मामला शुरू होता है गीता से। ये एक आर्टिफिशियल नाम है, लड़कों के नाम मैं ओरिजिनल लूंगा, लेकिन लड़कियों के नाम मैं सारे आर्टिफिशियल लूंगा, क्योंकि उनके नाम एज पर लो हम बाहर नहीं ला सकते। उसके बाद में एक लड़की होती है गीता। गीता के साथ में उसका एक दोस्त होता है अजय। सुन लीजिए, जिनको नहीं पता होगा तो इस पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम लड़के दोनों शामिल थे। अजय गीता को यह बोलता है कि मैं तुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल करवा दूंगा और साथ में तुम्हें एक गैस कनेक्शन भी दिलवा दूंगा। अब जो लोग 1990s में पैदा हुए थे उन्हें पता था कि गाड़ियां होना, टेलीविजन कनेक्शन होना या फिर टेलीफोन का भी कनेक्शन होना, गैस होना, ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी मानी जाती थी। लेकिन उस टाइम पे उस लड़की को ये लालच दिया गया कि मैं तुझे गैस कनेक्शन दिलवाऊंगा और कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाऊंगा, तुम्हें कुछ लोगों से मुलाकात करनी होगी। और ये 2 लोग थे कौन? ये थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। इन दोनों लड़कों ने क्या किया, उस लड़की को एक दिन इन लड़कियों को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में इन्हें लेके गए हटुंडी। हटुंडी अजमेर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर पोएट्री फार्म का काम चलता है, जो कि अजमेर हाईवे के ऊपर स्थित है। मैं खुद राजस्थान से हूँ तो मैंने पूरा एरिया लोकली देखा है। उस पोएट्री फार्म के पास में इनका खुद का एक फार्म होता था कि अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खानदान से ताल्लुक रखा करते थे। दुनिया भर का अंधा पैसा, क्योंकि लोग डोनेट किया करते थे वहाँ पर, और वही पैसा ये खादिम लोग अपने यूज़ में लिया करते थे। उस टाइम पे जो अंधा पैसा आता था ये लोग उसे अपनी अय्याशियों के लिए यूज़ में लिया करते थे। मेरे वर्ड्स खास हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो आपको सिर्फ सच दिखाना है। उस टाइम पे इन दोनों ने क्या किया, एक हटुंडी नाम की जगह हुआ कर है, अभी भी एक गाँव है हटुंडी, जहाँ पर एक पोएट्री फार्म हुआ करता था। पोएट्री फार्म के पास में इनका खुद का एक फार्म था। वहाँ पर ये लेकर गए एक लड़की जिसका नाम गीता था। उसको ले जाने के बाद में उसके साथ में गैंग रेप किया जाता है। सबसे पहले इस लड़की के साथ में फारूक चिश्ती ही गैंग रेप करता है, उसके बाद में अजय करता है और उसके बाद में करता है नफीस। उसके बाद में ये क्या करते हैं, लड़की की नंगी तस्वीरें खींच लेते हैं और उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तुमने ये पूरी बात अपने घर वालों को बताई तो वो तलवार से उसके पूरे घर वालों को मार डालेंगे और साथ में उसके भाइयों को भी मार देंगे। ये धमकी देने के बाद में साथ में एक बात और कही कि तुम्हें अब और लड़कियों को हमारे पास में लाना होगा, अगर तुम नहीं लेकर आई तो तुम्हारी फोटोएं हम पूरे शहर में बांट देंगे। इसके बाद में फिर शुरुआत होती है एक और लड़की के साथ में, जहां पर 9 लड़कों ने मिलकर, आप सही सुन रहे हैं, 9 लड़कों ने मिलकर उस एक और लड़की को अपने फार्म हाउस पर लाकर उसका बार बार बलात्कार किया। और ऐसा उसके साथ में एक बार नहीं, तकरीबन 11 बार होता है। और भी ऐसे कई कांड थे
अब इससे जुड़े हुए सोफिया कॉलेज एक और कॉलेज हुआ करता था अजमेर के अंदर ही, जहाँ पर एलिट क्लास लोगों के जो बच्चे वो पढ़ा करते थे, ऐसा आपको मीडिया हाउस बताएगा। एलिट क्लास के साथ में कई मिडिल क्लास परिवार की लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ा करती थी। ये रेप केस शुरू हो जाता है, हर एक लड़की के साथ में रेप होता है और कई सारे लड़के इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके साथ में जब लगातार लड़कियों के साथ में रेप होते जाते हैं तो ये आंकड़ा तकरीबन 200-250 के आसपास पहुंच जाता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है तो 200-250 तो नहीं, लेकिन तकरीबन 150 से भी ज़्यादा लड़कियां आराम से होगी। अब क्यों होगी इसके बारे में भी आप जब आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अब इसके अंदर जो सारे एक्यूज थे, जो सारे आरोपी थे, उनके नाम पहले आप सुन लीजिए, वरना कहीं आप लोगों को ये लगेगा कि मैं मुस्लिमों के पीछे पड़ा हूँ, हिंदुओं की तो बात ही नहीं हो रही। तो उन लड़कों के नाम सुन लीजिए सबसे पहले। तो उसके अंदर सबसे पहले थे नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, जमीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन, सोहेल खनी अलियास महाराजा, और उसके बाद में महेश लुधियानवी, कैलाश सोनी, पुरुषोत्तम तोलानी, सोचिन गनी, उत्तन इलाहाबादी और परवेज अंसारी, और उसके साथ में एक और शख्स था पुरुषोत्तम दास। ये वो लड़के थे और ये सिर्फ 17 लड़कों के नाम गिनाए, एक लड़के का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अगर वो होगा तो वो भी मैं आपको शायद कभी ना कभी जरूर बता दूंगा। लेकिन ये 17 लड़के मिलकर इन 150 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ में रेप करते हैं। और ये मामला कब शुरू होता है? 1990 से, और सामने कब आता है? 1992 मई के अंदर, 16 मई के अंदर। और ये सामने आता नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं, इसे सामने लाया जाता है वो भी एक रिपोर्टर के द्वारा, और उस रिपोर्टर का नाम संतोष गुप्ता था, जिसने 16 मई 1992 को दैनिक ज्योति नाम के अपने अखबार के अंदर एक फोटो छापी थी। आप ये फोटो मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस वायरल होने के बाद में ये पूरा स्कैंडल सामने आ जाता है। अब आपको एक चीज और बता दूं, आपको कई लोग बोलेंगे कि इसके अंदर तो तकरीबन 16 लड़कियां ही तो सामने आई थी, बाकी की लड़कियों के साथ में क्या हुआ? तो आपको बता दो, इस 2 साल के पीरियड के अंदर कई सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने अपने घर वालों को बता दिया, और उनके घर वालों ने अजमेर ही छोड़ दिया, कहीं और जाकर बस गए, अपना नाम भी चेंज कर दिया। ऐसे कई सारे किस्से हैं, और कई सारी लड़कियों के साथ में कुछ एक पत्रकारों ने बात भी की। उन सब के इंटरव्यू में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में शुरुआत होती है एक और घिनौने खेल की और एक घटिया मानसिकता वाले लोगों की, जहाँ पर 1992 में जब 16 मई के बाद में ये पूरा केस सबके सामने आ जाता है, फिर उसके बाद में और सारी फोटोएं सर्कल होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कई सारी लड़कियों की नंगी तस्वीरें और रेप करते हुए तस्वीरें लीक होने शुरू हो जाती है। उसके बाद में मामला और भी ज़्यादा खराब होता है कि वहाँ की लड़कियों की शादियाँ तक नहीं होती है। अगर किसी लड़की का रिश्ता भी आता है और पक्का भी हो जाता है, तो उसके जो ससुराल वाले होते हैं वो पहले अजमेर के कई सारे पत्रकारों से बात करते हैं और अपनी बहू की फोटो दिखाते हैं कि ये लड़की का नाम तो नहीं था वहाँ पर। आप सोच के देखिए किस तरीके से पूरा अजमेर शहर दहशत में चला गया होगा, कुछ एक घटिया मानसिकता वाले लड़कों की वजह से। वह चिश्ती खानदान की बात करें तो उस टाइम पे जब इन 2 लड़कों के नाम आए थे चिश्तियों के, तो उसके बाद में उनके परिवार वालों ने या फिर उनके जो समर्थक थे, उन्होंने पूरे अजमेर के अंदर पूरा दंगा फसाद कर दिया, ये कहकर कि ये हमें और अजमेर दरगाह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अजमेर दरगाह का इन चिश्तियों से क्या लेना देना है? बिकॉज ऑफ के ये लोग वहाँ पर काम करते हैं या फिर उन खादिम के परिवार से ये बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या अजमेर शरीफ दरगाह बदनाम हो गई? कैसे रेप केस हमें हिंदुओं में देखने को नहीं मिले, जहाँ पर आसाराम बापू और भी कई सारे ऐसे धर्म संत थे जिन्होंने गलत काम किया था और आज वो सलाखों की पीछे ही है। अब इसके अंदर आप हमारी न्यायपालिका की भी एक और सिचुएशन देखिए, जब लड़कियों के साथ में रेप होने वाली तस्वीरें मौजूद है, वो लड़कियां मौजूद है, 6-7 लड़कियों ने सुसाइड किया और उन्होंने अपने लेटर में लड़कों के नाम भी लिखे हैं, वकील भी होते हैं। कितना भी दंगा फसाद क्यों ना हो, लेकिन जब आपके सामने सबूत होते हैं, और सबूत कितने होते हैं आपको बता दे, उस टाइम के जो पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था धर्मेंद्र यादव, जो कि उस टाइम पे इंस्पेक्टर थे, और दूसरे थे एएसपी धनानंद शर्मा, इन्होंने 153 लड़कियों के साथ में बातचीत की, जिसमें से सिर्फ 16 लड़कियां ही सामने आई थी जिन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए थे। बाकी की लड़कियों ने सामने आने से ही मना कर दिया था, क्योंकि ये मामला थोड़ा पुराना हो चुका था, 2-3 साल पुराना, और वापस वो उस टॉर्चर को फेस करना नहीं चाहते थे। अब जो 16 लड़कियां सामने आई थी, उनमें से 4 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। बाकी बची जो लड़कियां थी, उनके साथ में क्या हुआ ये आपको वीडियो में आगे देखोगे तो पता चल जाएगा। 16 मई से जब भी ये तस्वीरें सामने आती है, 30 मई को पहली एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। दर्ज करने के बाद में तकरीबन 18 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। इन 18 लड़कों को बाद में सितंबर 1992 के अंदर 250 पन्नों की एक चार्जशीट बनाई जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद में 8 पन्नों की चार्जशीट बनाई जाती है कोर्ट के द्वारा। 127 से भी ज्यादा गवाह, 127 से भी ज्यादा गवाह जो ये बोल रहे हैं कि हाँ ये कांड हुआ है,
और उसके बाद में 69 अराउंड 70 से भी ज़्यादा ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि इन लड़कियों के साथ में रेप हुआ है। फिर उसके बाद में बारी आती है पुरुषोत्तम दास की। 1994 के अंदर जब वो विक्टिम हो जाता है कि हाँ इसने किया है, वो बंदा सुसाइड कर लेता है। पुरुषोत्तम दास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर वो शख्स ने गलत किया ही नहीं है तो फिर उसे सुसाइड करने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में साल आता है 1998 1998 में, जहाँ पर कोर्ट ने बाकी के 8 आरोपी तो रख लेते हैं, बाकी के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं इसके बारे में भी मैं अंत में बात करूंगा। जो 8 लोग पकड़े जाते हैं उनके नाम भी आप सुन लीजिए। नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, जनीर हुसैन, नजीम उर्फ टार्जन और सोहेल घनी, और उसके बाद में अलियास महाराजा और पुरुषोत्तम। ये वो लड़के थे, पुरुषोत्तम यहाँ पर एक और है, ये वो शख्स थे जिन्हें उस टाइम के ऊपर कोर्ट ने ताउम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। उसके बाद में क्या होता है, जो नफीस चिश्ती नाम का शख्स होता है, जब ये पूरा कांड सामने आता है तो उस टाइम पे ही फरार हो जाता है। 1992 के अंदर ही फरार होने के बाद में जब इन 8 लोगों को अजमेर की कोर्ट फैसला सुना देती है कि इनको उम्र कैद होना चाहिए, इनके साथ में पर्याप्त सबूत मिले हैं, फिर होता है शुरुआत। सबसे गंदे राजनीतिक खेल छोड़िए, न्यायपालिका खेल की शुरुआत होती है, जो कि हमारी न्यायपालिका कितनी ज़्यादा मजबूत है इसे दर्शाती है। 2001 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने इनमें से 4 को बरी कर दिया था, जबकि जिन 4 को बरी किया था उनकी तो फोटोएं तक मिली है। तो फिर ये 4 बरी हुए कैसे, और सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से डिसाइड कर सकता है, ये जो हाई कोर्ट है वो किस तरीके से डिसाइड कर सकता है कि लड़कियों के साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में शुरुआत होती है 2003 की, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के 4 आदमियों को उम्र कैद की सजा को हटा दिया। जहाँ पर 2001 के अंदर जोधपुर हाईकोर्ट ये बोलता है कि इन 4 लोगों को, कौन 4 लोग जो कि छोड़ दिए गए, उनको हटाकर जो पीछे कोर्ट ने 4 लोग रखे थे उन लोगों को उम्र कैद होनी चाहिए। उस उम्र कैद को 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बदल कर 10 साल की सजा कर देती है। कमाल का घटिया स्तर का राजनीतिक खेल छोड़िए, न्यायपालिका खेल चल रहा है यहाँ पर। फिर शुरुआत होती है 2005 की, जहाँ पर इकबाल भट्ट को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर 2007 के अंदर वो खुद को मेंटली अनस्टेबल, मतलब 2 साल तक खुद को पागल करार करके 2005 में जब वो गिरफ्तार हो जाता है, फिर 2007 तक यानी 2 साल तक वो अपने आप को पागल करार करा देता है कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, तो वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता और उसको कुछ भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी 2007 में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 2013 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के उस जज का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस जज साहब ने ये पाया कि 2013 के बाद में इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये था कोर्ट का एक और फैसला। अब आप एक चीज़ सोचिए, इतनी सारी जब फोटोएं लीक होती है 8 आरोपियों की, तो मेरे खुद के पास इस तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं दिखा सकता। मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर जाके आप ये सारी फोटोएं देख सकते हैं, जहाँ पर इन सारे शख्स की रेप करते हुए फोटोएं मिल जाएगी आप सब लोगों को। लेकिन उसके बाद भी हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, हमारा हाई कोर्ट क्या बोलता है, हमारा अजमेर न्यायपालिका कोर्ट क्या बोलता है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में शुरुआत होती है और भी ज़्यादा गंदे खेल की। 2018 के अंदर फिर से सोहेल घनी नाम की शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो 26 साल से खुद फरार था। फरार होने के बाद में उसे अब 2023 के अंदर, जो कि सरकारी वकील थे इन लड़कियों की तरफ से, जिनका नाम था वीरेंद्र राठौड़ क्या करते हैं 2023 के अंदर फिर से इनके ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत धारा दर्ज करवाते हैं और इन सारे लोगों के ऊपर फिर से ट्रायल होना शुरू हो जाता है। ट्रायल की क्या कंडीशन हो सकती है, ये सब लोग आप हमारी इस हिस्ट्री को देखकर पता लगा सकते हैं। उसके बाद में और ज़्यादा गंदा काम कहाँ शुरू होता है, हमारे ही मीडिया चैनल के बीच में और राजनीतिक पार्टियों के बीच में, जहाँ पर 250 नहीं तो 150 नहीं तो 16 लड़कियाँ और जो आत्महत्या कर चुकी थी उन लड़कियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो तो एस्टिमेट था 150 पत्रकारों से बात करोगे ना वहाँ के लोकल लोगों से, तो वो आपको पूरी सच्चाई उथेड़ कर बता सकते हैं। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बताई है जो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता, क्योंकि उन चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं। लेकिन जो सबूत है हमारे पास उसके बारे में तो बात कर ही सकते हैं ना। फिर शुरुआत होती है एक और गंदे खेल की, जहाँ पर वीरेंद्र राठौड़ खुद कहते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा घटिया मानसिकता वाले लोग नहीं देखे जो कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद में कोर्ट के सामने मना कर देते कि हमने कुछ भी नहीं किया। कई लोगों को इसके अंदर जेल हुई, लेकिन वो जेल से आसानी से बरी हो गए। वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी परेशानी किसके साथ में हुई पता है, इन लोगों के साथ में नहीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन लड़कियों के साथ में जिन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ में रेप हुआ है।
उन लड़कियों को बार बार कोर्ट में पेश किया जाता था और उनसे एक ही एक बात कहलवाई जाती थी कि वो लड़कियां खुद बोलती कि हाँ, ये सामने जो खड़ा शख्स है इसने मेरा रेप किया था, मेरी फोटोएं खींची थी, वो फोटोएं भी अवेलेबल थी, उसके बाद में भी इन लोगों को सजा नहीं होती। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है अभी का। अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, इन लोगों को सजा क्यों नहीं हुई। तो ये सवाल पूछना तो भाई साहब आपका अधिकार है। सवाल कीजिए सरकार से कि क्या हुआ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो वहां के जो खादिम परिवार है अजमेर के अंदर, वो इतना ज्यादा पावरफुल है और राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो जो चाहे वो करवा सकता है। बेरोज सिंह शेखावत की उस टाइम की गठबंधन की सरकार थी। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद इन्फ्लुएंस से इनकी राजनीतिक पार्टियां ही हिल सकती थी। वहां के राजनेता अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों का साथ में देते। आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर इसके अंदर खादिम परिवार का या फिर दरगाह का कहीं मेंशन नहीं आता, उन चिश्तियों का मेंशन नहीं आता, तो शायद तक ये अनुमान है कि उन लड़कियों को न्याय जल्दी मिल जाता। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो वहां के जो खादिम परिवार है अजमेर के अंदर, वो इतना ज्यादा पावरफुल है और राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो जो चाहे वो करवा सकता है। बेरोज सिंह शेखावत की उस टाइम की गठबंधन की सरकार थी। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद इन्फ्लुएंस से इनकी राजनीतिक पार्टियां ही हिल सकती थी। वहां के राजनेता अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों का साथ में देते। आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर इसके अंदर खादिम परिवार का या फिर दरगाह का कहीं मेंशन नहीं आता, उन चिश्तियों का मेंशन नहीं आता, तो शायद तक ये अनुमान है कि उन लड़कियों को न्याय जल्दी मिल जाता। सबसे पहले तो 8 साल लगते हैं इस पूरे केस के अंदर सजा सुनाने में, और उसके बाद में भी सजा किसी को नहीं होती। और आज अब वो सारे लोग कहाँ पर हैं? सारे के सारे बाइज्जत बरी हैं, आज़ाद हैं और मज़े कर रहे हैं, और जो अपनी नॉर्मल लाइफ है उसमें हो गए हैं बिजी। और उन लड़कियों के साथ में क्या हुआ जिनके साथ में रेप हुआ? आज वो लड़कियां अपना गांव बदल चुकी, अपना शहर बदल चुकी, अपना नाम बदल चुकी है, और जब उन्हें वापस समन किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप आइए कोर्ट में गवाही दीजिए इसी शख्स के बाद में, तो ये उनके जो घाव हैं पुराने, उसके ऊपर नमक डालना नहीं होता, एसिड डालना होता है। वो कितनी बार बता चुकी है कि उनके साथ में गलत हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट उन्हें बार बार एक ही एक चीज़ बुलवाती है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। 32 साल हो चुके हैं आज इस पूरे कैंडल को, और मोटा मोटी देखें तो 33 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना न्याय मिला ना कुछ को। अब आप में से सोच रहे होंगे कि इतने इसमें न्यायपालिका को कोसने की कौन सी बात है? ऐसा तो और भी कई जगह हुआ होगा। हुआ है ना, अभी अभी हुआ है। उदयपुर वाला याद है आपको? कमलेश तिवारी जिसकी गर्दन काट दी गई थी, उन शख्स को तो गिरफ्तारी मिल चुकी है जिसने गर्दन काटी थी, लेकिन उनके साथ में हुआ क्या ये कभी आपने पूछा या आपने कभी पता करने की कोशिश की? उन लड़कों को जिन्हें यह कहा गया कि हम आपके पिता की मौत पर काफी ज्यादा दुख प्रदर्शित करते हैं, वहीं के कांग्रेस नेता ने बाद में उन्हें यह भी आह्वान दिया गया कि आपको सरकारी नौकरी दी जाइए। आज 1.5 साल से भी ऊपर होने को आया है, क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिली है? जाके पूछिए एक बार। मैं आपको ढेरों ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो हमारी न्यायपालिका को किस तरीके से कमजोर करती है, वो बता सकता हूं आपको। तीस्ता सितलवाड़ का भी केस आपको याद होगा। आज कितने साल हो चुके हैं हर एक चीज को, लेकिन अभी तक वो विक्टिम नहीं हुए हैं, या फिर अभी तक उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं हुए। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी आज आप कंडीशन सुनोगे, मैं आपको उधेड़ उधेड़ कर ऐसे ऐसे कांड बता सकता हूं कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, न्यायपालिका है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ लोगों को न्याय नहीं मिलता लेकिन कुछ लोगों को मिल सकता है, तो हमें इसका थोड़ा वो तो सपोर्ट करना चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए। लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए अगर पूरा समाज साथ में खड़ा होता है तो न्याय कोर्ट जल्दी देने में सक्षम हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा तो कैसे चलेगा? अगर ये सारे लोग, अब ये जैसे ही ये मूवी आएगी सामने 23 तारीख को रिलीज होने वाली है, जहाँ तक मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा इसमें कहीं भी वो चिश्ती और खादिमों का नाम नहीं लिया हुआ है, या फिर वो हिंदू लड़के इसमें शामिल थे उसका नाम भी नहीं लिया गया है। लेकिन उन लड़कियों की परेशानी को ये बखूबी दिखाता है जिन्होंने उस टाइम पर झेला है। मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो एक बार जाकर उसका ट्रेलर भी देख लीजिए। उस ट्रेलर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, वंदे मातरम।